गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। हमने देखा इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत थ्योरीज दी हैं। इन थ्योरीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी, अग्रस्त कोशिका सिद्धांत। एल्गी व ब्रायोफाइट्स में तथा अन्य लोअर प्लांट्स में केवल एक ही एपिकल सेल होती है जिसकी की एक्टिविटी से संपूर्ण प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन व निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रख के होफेमेस्टर नामक साइंटिस्ट ने 1857 में एपिकल सेल थ्योरी दी थी। इसका डिस्क्रिप्शन नेगली ने 1858 में किया था। इसके अनुसार प्लांट सेल या इसका एपिकल सिरा केवल एक मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा निर्मित होता है। इस सेल से अन्य सेल्स बनती हैं और आगे जाके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंशिएशन होता है। इस थ्योरी के अनुसार जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी में शूट एपिकल मेरिस्टेम केवल एक सेल का होता है। ये एक सेल अपने लेटरल एंड्स में 2 या 3 तलों में विभाजित होकर कई प्रकार के परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती है। इस सिद्धांत के आधार पर बाद में इसके ऊपर अनेक ऑब्जेक्शन हुए। इस सिद्धांत के आधार पे एल्गी और ब्रायोफाइट्स को तो की सक्रियता को तो समझा जाता है, ये माना गया, परंतु हर प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक एपिकल सेल से पूरे प्लांट का निर्माण हो। दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। इसके बारे में बताया था हैंस्टीन ने 1868 में। ये प्लांट के विभिन्न पौधों में जड़ों व तने के शीट सिरों की संरचना को समझाती है। इसके अनुसार रूट व शूट एपिकल मेरिस्टेम 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। ये डिफरेंट टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं, अतः इनका नाम हैंस्टीन के आधार पर हिस्टोजन या टिश्यू बिल्डर्स कहा जाता है। प्लांट्स में 3 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ये आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सब ये सिंगल लेयर्ड होती है। इसकी सेल्स एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस बनाते हैं। दूसरी लेयर है पेरिब्लेम। कॉर्टेक्स का निर्माण करने वाली मेरिस्टेमेटिक लेयर को पेरिब्लेम कहती है। यह क्षेत्र एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। ऊपरी सिरे पर ये सिर्फ सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन नीचे की ओर ये मल्टी लेयर्ड हो जाता है। इसके द्वारा निर्मित जो टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करता है, मतलब कॉर्टेक्स और पित्त का। फिर प्लीरोम मुख्य रूप से वेस्कुलर टिश्यू, पित्त, पेरिसाइकिल का निर्माण करने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल को कहते हैं। ये सेंट्रल पोर्शन होता है, शूट एपेक्स के मिडिल में पाया जाता है। इसके द्वारा बनने वाली सेल्स मिलकर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती हैं। हैंस्टीन के अनुसार प्रत्येक लेयर जो होती है वो आगे जाके एक डिफरेंट निश्चित शूट की लेयर्स बनाती है। इसी आधार पर उन्होंने मूल शीर्ष की भी संरचना दी थी, परंतु साइंटिस्ट ने हिस्टोजन थ्योरी में बहुत सारी कमियां बताई। उनके अनुसार वेस्कुलर प्लांट, खासकर एंजियोस्पर्म में इस प्रकार 3 लेयर्स डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम एकदम क्लियर नहीं होते। उसी हिसाब से ये भी डिसाइड नहीं होता कि डर्मेटोजन और प्लीरोम अलग अलग टिश्यू सिस्टम का निर्माण करेंगे। फिर तीसरी जो थ्योरी आई एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी के बाद वो आई ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इसके अनुसार ये दी थी शैमिट ने 1924 में। उसके बाद इसका फॉस्टर ने इसको डेवलप किया। उनके अनुसार प्लांट्स में जो शूट एपेक्स होता है वो 2 लेयर्स ट्यूनिका और कार्पस में डिवाइडेड होता है। ट्यूनिका स्टेम एपेक्स जो होता है एक मल्टी लेयर्ड होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं और उनमें डार्क स्टेनिंग की पावर होती है। इसके अलावा ये सेल्स एंटीक्लिनल विभाजन द्वारा शूट एपेक्स के बाह्य स्तरीय क्षेत्रफल में वृद्धि करती हैं। ट्यूनिका की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस बनाती है और इसकी कई बार जब इसमें एक से अधिक लेयर होती है तो वो कॉर्टेक्स या लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण करती है। फिर कॉर्पस ट्यूनिका की लेयर के अंदर की ओर आप डायग्राम में देख रहे हो सेंट्रल सेल्स का
एक ग्रुप होता है। इसकी सेल्स अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड होती हैं, बड़ी साइज़ की होती है, इनको कॉर्पस कहते हैं, और ये डिवाइड होकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती हैं। ये सभी सेल्स प्लांट की थिकनेस या वॉल्यूम में वृद्धि करती हैं। ट्यूनिका कॉर्पस लेयर्स अधिकतर प्लांट्स में क्लियर होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में इनकी जो मार्जिन्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते और इनका डिमार्केशन भी बिल्कुल नहीं होता। कुछ प्लांट्स में ट्यूनिका की बाहरी लेयर से एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स बनती है, जबकि कुछ प्लांट्स में इनसे सिर्फ एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस हिसाब से बॉटनिस्ट के अनुसार से ये फ्लेक्सिबल सिद्धांत एक फ्लेक्सिबल थ्योरी है। इसमें सभी मेरिस्टम की अंतिम परिणति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक जो थ्योरी आई वो आई हिस्टोजन लेयर कंसेप्ट। इस थ्योरी को दिया डरमैन ने 1947 में। डरमैन ने ट्यूनिका सिद्धांत में प्रस्तुत जो फैक्ट्स हैं उनसे अपना डिसएग्रीमेंट बताया। इसके अनुसार पौधों के टिपिकल सीड्स या वृद्धिकार शीर्षों पे अनेक मेरिस्टेमेटिक लेयर पाई जाती हैं, जिनकी बेसिकली उनकी संख्या 3 है। L1, L2, L3 और L4 भी उन्होंने एक बताई। डरमैन के अनुसार L1 और L2 कॉर्टेक्स व वेस्कुलर टिश्यू का बाहरी भाग बनाती हैं। L3 और L4 वेस्कुलर टिश्यू के बाकी रीजन व पित्त के निर्माण होती हैं। डरमैन ने इन मेरिस्टेमेटिक लेयर को उत्तकजन कहा और मुख्यतः ये देखा जाए तो हेंस्टीन का ही के समान ही सिर्फ नाम का अंतर है, इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। फिर एक थ्योरी है मेंटल कोर थ्योरी। मेंटल कोर थ्योरी दी पॉपुम चैन ने 1950 में। इसके अनुसार शूट एपिकल मेरिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं डोम शेप्ड होती हैं, इस क्षेत्र को मेंटल कहते हैं। सेंट्रल पार्ट की सेल्स जो होती हैं वो एक कोर होता है। ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का ही एक एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके बाद एक फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट आया और फिर न्यूमैन का कॉन्सेप्ट है। फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट जो था प्लेंटीफॉल ने 1947-50, बोवेट ने 1955 और कैम्फोर्ट ने 1956 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार स्टेम में जो मेरिस्टम में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एन्यूएनिशियल परिधीय क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक डेनेटे या वेटिंग मेरिस्टम, मेरिस्टम मेड्यूलर। एन्यूएनिशियल इस क्षेत्र की मेरिस्टेमेटिक सेल एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स की बाहरी लेयर और एंडोडर्मिस का निर्माण करती हैं। फिर वेटिंग मेरिस्टम, जैसा कि नाम से पता पड़ता है, इस मेरिस्टम की सेल शुरू में एक्टिव नहीं होती, जबकि आवश्यकता पड़ने पर ही एक्टिव होती है और इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर का निर्माण करती है। यह परिधीय क्षेत्र के ठीक नीचे होती है। फिर मेरिस्टेमेटिक मेड्यूलरी, ये सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टम के सेंटर में होती है और पित्त का निर्माण करती है। लेकिन इस थ्योरी में भी ऑब्जेक्शन आए। मुख्य जो ऑब्जेक्शन था वो रेस्टिंग मेरिस्टम के बारे में था। फिर सबसे लास्ट में आया न्यूमैन कॉन्सेप्ट। ये एक साइंटिस्ट न्यूमैन ने 1962 से 65 में दिया। इसके अनुसार वेस्कुलर टिश्यू में विभिन्न समूहों में पाए जाने वाले एपिकल शूट मेरिस्टम को किसी एक सिद्धांत के आधार पर समझना पॉसिबल नहीं। न्यूमैन के अनुसार शूट एपिकल मेरिस्टम में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेसिड्यू कहा जाता है। उन्होंने बताया कि 3 तरह के शूट मेरिस्टम पाए जाते हैं। मोनोप्लेक्स टाइप, इस प्रकार का शूट एपिकल मेरिस्टम लोअर वेस्कुलर प्लांट्स जैसे फर्न्स में पाया जाता है। यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है और ये एक ही प्लेन में विभाजित होकर होती हैं। सिंप्लेक्स टाइप, इस प्रकार का शूट एपिकल मेरिस्टम जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जैसा कि आप बी डायग्राम देख रहे हो। इस प्रकार की सेल्स एक या अधिक लेयर्स में व्यवस्थित होती हैं और एंटीक्लिनर और पेरिक्लिनर दोनों तरह के डिवीज़न होते हैं। डुप्लेक्स टाइप, इस प्रकार की सेल्स 2 या अधिक तलों में प्लेन्स में डिवाइड होती हैं और एक से अधिक लेयर्स में डिवाइड होती हैं। इनमें
मेरिस्टेमटम की सबसे बाहरी लेयर को सुपरफिशियल लेयर कहा जाता है, जो कि मुख्यतः एंटीक्लिनरी डिवाइड होती है, जबकि इंटरनल लेयर सभी प्लेन्स में डिवाइड होती है। इन सभी को देख के पता पड़ता है कि स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के लिए कोई एक भी थ्योरी फिट नहीं बैठ सकती है, लेकिन आज तक की जो भी थ्योरी है उनमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज़ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी।